क्या भाज्य संख्या विषम हो सकती है? तो हमने यहाँ देखा 9 जो है वो क्या है, विषम है और ये भाज्य भी है। तो हम बोल सकते हैं कि विषम संख्या भाज्य हो सकता है। यदि हाँ तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को लिखें। तो हाँ है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ क्या हो जाएगा, 9। तो हम बोल सकते हैं कि विषम जो संख्या है वो भाज्य हो सकती है। हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य युग्म, सअभाज्य संख्या से जुड़े प्रश्न को हल करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नया हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इनसे जो पहले वीडियो अपलोड हुए हैं अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य युग्म, सअभाज्य संख्या से जुड़े जितने भी वीडियो हैं उसको पहले देख लें और समझ लें, उसके बाद ही इस वीडियो को देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि 10 और 40 के बीच आने वाली सभी अभाज्य संख्या को लिखना है। तो 10 और 40 के बीच में, तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिख देंगे, 10 और इसके बीच में आने वाली संख्या। तो इसके बीच में 10 और इसके बीच में क्या आएगा, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, 11। 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है। अब इसके बाद 2 2 बढ़ाकर चेक करेंगे। तो 11 में 2 बढ़ाएंगे तो क्या होगा, 13। 13 एक क्या है, अभाज्य संख्या है, क्योंकि इसका गुणनखंड 1 है और 13 है, यानी इसका तो गुणनखंड 2 ही। अगर 13 में 2 बढ़ाएंगे तो होगा 15। तो 15 एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 15 जो है वो 1 से भी कटता है, 3 से भी कटता है, 5 से भी कटता है और अपने आप 15 से भी कटता है। तो हम 15 को नहीं लिखेंगे। फिर 15 से 2 बढ़ाएंगे 17। तो 17 एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये 1 से कटता है और अपने आप से कटता है और ये किसी नंबर से नहीं कटता है। 2 बढ़ाएंगे और इसमें तो क्या हो जाएगा, 19। फिर 2 बढ़ाएंगे 19 में 2 तो क्या हो जाएगा, 21। तो 21 देखिए 1 से भी कटता है, 3 का पहाड़ा यानी 3 7 21 भी कटता है, 7 से भी कटता है और अपने आप से, तो 21 नहीं होगा, 23 होगा। इसी तरह हम देखेंगे 2 2 बढ़ा के, 23 के बाद 2 बढ़ाएंगे तो 25 नहीं होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे तो 27 नहीं होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 29 तो 29 होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 31 तो 31 होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 33 नहीं होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 35 35 नहीं होगा, फिर 2 बढ़ाएंगे 37 तो 37 होगा। तो 10 और 40 के बीच में जो आएगा अभाज्य संख्या क्या आएगा, ये 11 13 17 19 23 29 31 और 37, ये आएगा 10 और 40 के बीच में। इसको बहुत, अगर आपको इसके बारे में समझना है तो बहुत आराम से इसको समझ कर देखेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे देखिए 80 और 100 के बीच में अभाज्य संख्या को लिखना है। तो 80 के बाद क्या आता है, 81। तो 81 देखिए ये 3 से भी कटता है, 9 से भी कटता है, तो 81 नहीं होगा। 81 में 2 बढ़ा होगा तो 83 होगा, क्योंकि 83 किसी के टेबल में नहीं आता, ये सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप यानी 83 से कटेगा। फिर 2 बढ़ाइए तो 85। तो 85 देखिए 5 से कटेगा, 17 5 85, तो ये 85 भी नहीं होगा। 87 भी नहीं होगा, क्योंकि 29 का टेबल में 87 कटता है और 3 से भी 87 कटता है। 87 को काट कर आप देख सकते हैं, 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 नवा 27 कट गया। तो 87 देखिए 29 से भी कट जाएगा 3 बार में और 3 से भी कट जाएगा 29 बार में, तो इसीलिए 87 नहीं होगा। फिर 2 बढ़ाइए 89, तो क्या होगा, 89 होगा। लेकिन 89 में 2 बढ़ाइए तो क्या होगा, 91 91 91 भी कटेगा 3 से। 13 का टेबल से कटेगा 13, और 91 के बाद 2 बढ़ाओ तो 93, ये भी कटेगा। फिर 2 बढ़ाओ 95, तो ये भी कटेगा। 97, तो ये किसी के टेबल से नहीं कटता। तो 10 और 100 के बीच में ये होएगा 83 89 और 87। आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आगे 10 और 40 के बीच में सभी भाज्य संख्या को लिखना है। तो भाज्य संख्या किसको कहते हैं, भाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, या इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि वैसी संख्या को भाज्य संख्या कहेंगे जो 1 से कटे, अपने आप से भी कटे या किसी दूसरे से भी कटे, उसको हम भाज्य संख्या कहते हैं। तो आइए लिखते हैं 10 से। तो 10 के बाद लिखेंगे 11, 11 नहीं होगा, 12 होगा, 12 13 नहीं होगा, 14 15 16 17 नहीं होगा, 18 19 नहीं होगा, 20 21 22 23 नहीं होगा, 24 25 26 27 28 29 नहीं होगा, 30 31 नहीं होगा, 32 33 34 35 36 37 नहीं होगा, 38 39। ये देखिए
10 और 40 के बीच में जो भाज्य संख्याएँ होंगे वो 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39 होगा। ठीक, इस क्यों होगा? क्योंकि देखिए 12 भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि देखिए 12 जो है वो 1 से भी काट सकते हैं 12 को, 2 से भी काटेंगे, 3 से भी काटेंगे और 4 से भी काटेंगे। तो इसका गुणनखंड क्या आया? 2 से ज़्यादा आया इसका गुणनखंड। तो ये क्या होगा? भाज्य संख्या। उसी तरह 80 और 100 के बीच में लिखना है। 80 और 100 के बीच में हमको लिखना है। तो देखिए 81 लिख सकते हैं, 82, 83 नहीं होगा, 84, 85, 86, 87, 88, 89 नहीं होगा, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96 और 97 नहीं होगा, 98, उसके बाद 99। इतनी जो संख्याएं हैं वो 80 और 100 के बीच में आने वाली भाज्य संख्याएं हैं। तो इसको ध्यान से, अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो इसको दोबारा अच्छे से देखेंगे तो और समझेंगे तो आई होप, उम्मीद करता हूँ तो आपको ये समझ में आएगा। तो ये था भाज्य और अभाज्य संख्या से रिलेटेड कुछ प्रश्न। इसके बाद और प्रश्न देखते हैं हम। इसमें देखिए एक प्रश्न है, सबसे छोटी भाज्य संख्या को लिखें, सबसे छोटी कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर कितना से स्टार्ट होता है? देखिए 4 से। कितना से? 4 से। क्योंकि 1, 1, 2, 3 ये जो संख्या है, एक तो नहीं अभाज्य है और नहीं भाज्य है। 2 और 3 क्या है? 2 और 3 जो है आपका वो क्या है? भाज्य संख्या है। इसी आप 2 और 3 जो है वो अभाज्य संख्या है। तो सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वो क्या है? 4 है। क्या है? 4। ये याद रखना, क्योंकि भाज्य संख्याएँ कहाँ से स्टार्ट होती है? 4 से। उसके बाद सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। ये तो देखो सबसे छोटी भाज्य संख्या हो गया। तो सबसे छोटी विषम भाज्य, तो देखिए विषम सबसे भाज्य लिखना शुरू करेंगे तो सबसे पहला भाज्य क्या है? 4 है। उसके बाद जो भाज्य आता है 5 नहीं होगा, 6 होगा। उसके बाद क्या होता है? 8। उसके बाद क्या होता है? 9। तो देखिए 4 भी सम है, 6 भी सम है, 8 भी सम है और 9 क्या है? विषम है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगा? 9 होगा, क्योंकि सबसे पहले जो विषम भाज्य है वो 9 से शुरू होता है। ये आपको याद रखना है। अब यहाँ देखिए लिखा हुआ है, क्या भाज्य संख्या विषम हो सकती है? तो हमने यहाँ देखा 9 जो है वो क्या है? विषम है और ये भाज्य भी है। तो हम बोल सकते हैं कि विषम संख्या भाज्य हो सकता है। यदि हाँ तो सबसे छोटी भाज्य संख्या को लिखें। तो हाँ है तो सबसे छोटी भाज्य संख्या यहाँ क्या हो जाएगा? 9। तो हम बोल सकते हैं कि विषम जो संख्या है वो भाज्य हो सकती है। आगे देखते हैं, स्लाइड में देखिए, निम्न में से कौन सा अभाज्य है? कोप्राइम है। निम्न में से कौन कोप्राइम है? तो कोप्राइम के बारे में आपको बताए थे कि वैसी 2 संख्याएं जिसमें एक के अतिरिक्त कोई कॉमन फैक्टर यानी उभयानिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। तो देखिए 91 है और ये क्या है? 72 है। तो यहाँ देखिए 91 और 72। तो 91 का देखिए गुणनखंड क्या होता है? 13 से ये 7 बार में कट जाएगा। और 72 का गुणनखंड क्या होगा? 72 किस से कटेगा? तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, इसी तरह और से कटेगा, आगे करते रहो। यहाँ कॉमन 1 के अलावा कोई नहीं है कॉमन। तो इसको हम बोल सकते हैं क्या है? कोप्राइम है। क्या है? कोप्राइम है। तो 91 और 72 जो है वो क्या है? कोप्राइम, सहभाज्य संख्या है, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई भी और उभयानिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब ये देखिए 34 और, तो 34 में देखो 34 जो है 1 से कटेगा और 17 से कटेगा और 34 से कटेगा। इसी तरह 51 भी देखो 1 से कटेगा, 17 से कटेगा और 51 से कटेगा। तो देखिए इसमें 1 के अलावा 17 जो है वो कॉमन आ जा रहा है ना, तो इसीलिए अभाज्य संख्या सहभाज्य नहीं है, कोप्राइम नहीं है। उसी तरह आप देखो 18 और 55, तो 18 और 55 क्या है? कोप्राइम होगा, क्योंकि इसमें 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर यानी उभयानिष्ठ गुणनखंड नहीं आ रहा। अब आगे देखिए दो संपूर्ण संख्या को लिखने के लिए बोल रहा है। तो संपूर्ण संख्या के बारे में आपको बताया गया था कि वह ऐसी संख्या जिसके गुणनखंड को जोड़ने पे आने वाली संख्या दी हुई संख्या से दुगना हो उसको संपूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 6 1 होता है, तो 6 का गुणनखंड कितना होता है? 1 2 3 और 6। अब ये सब को आपस में अगर जोड़ दें, इसको 1 को 2 से जोड़ें, 3 से जोड़ें, फिर 6 से, तो कितना हो जाएगा? 12।
तो जो गुणनखंड को जोड़ने के बाद जो आने वाली संख्या है और दी हुई संख्या 6 से डबल है, तो ये हो जाएगा संपूर्ण संख्या। उसी तरह 28 है, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, इसका गुणनखंड 4 है, 7 है, 14 है और 28 है। ये सबको आपस में जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 56 आएगा। कितना? 56। तो देखिए दी गई संख्या से क्या हो गया, गुणनखंड को जोड़ने के बाद जो संख्या आ रहा है वो क्या है? उससे दुगना है। तो दो संपूर्ण संख्या क्या है? 6 और 18। आई होप आपको ये इतनी जो सवालात क्वेश्चन दिए गए हैं वो समझ में आया हो, और इसको खुद से लिख के अपने से इसको फिर से इसको रिवीजन करेंगे प्रश्न को, और भी जो भी आपके पास बुक होगा उससे रिलेटेड इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।